कि महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हो जाता है तो उसमें इतनी लंबी मोमबत्तियां जलती हैं, लंबी लंबी रैलियां चलती हैं, और पुरुष को काट दिया गया, डब्बे में बंद कर दिया गया, 20 दिन उसको उसके अंदर रखा गया, और उसके बाद में आप उसके मीम बना रहे हैं। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ किसी तरीके की ज्यादती होती हो, लेकिन मेरा मानना और मेरा कहना यह है कि जिस समय उनके साथ ये हो रहा होता है वो उस समय चुप क्यों रहते हैं? यदि आपको पति पत्नी और वो ही करना था तो उस छोटे बच्चे को क्यों पैदा किया था? उसको किसका नाम दोगे उस बच्चे को? प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनिए, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यदि एक को वर्ण कर लिया तो उसी के बन के रहिए ना। महीना भर आपके साथ और महीना भर आपके साथ, महीना भर ये क्या है? ये कभी नहीं करना चाहिए। मैरिटल रेप की पहली तो डेफिनेशन समझनी होगी। वो ये है कि शादी का झांसा दे के उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया और उस शादी को नहीं किया तो उसको जो है ये मान लिया गया कि इसने रेप कर लिया। और रही बात एलिमनी की, तो इसके मैं खिलाफ हूँ। जो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए की जो मांग रखती हैं 20 लाख से शुरू करके 15 लाख से, तो वो नहीं देनी है। क्या अब जरूरत आ गई है कि अब पुरुषों के लिए भी कानून बनाने होंगे? नारी शक्ति का सम्मान हम सब करते हैं और उनके हक के लिए हमेशा से आवाज उठाते आए हैं, लेकिन अगर यही शक्ति किसी मासूम पुरुष की जिंदगी को तबाह कर दे तो सवाल उठाना एक बार फिर जरूरी हो जाता है। हालांकि हम कई किस्से ऐसे सुनते हैं जहां पर पुरुषों को भी शोषित किया जा रहा है, और आज का ये पॉडकास्ट इसी सवालों से घिरा होगा। और इस पॉडकास्ट में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान परीक्षित शर्मा जी भी एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। परीक्षित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका निशांत जी। परीक्षित जी, सवाल सबसे पहला यही होगा, हालांकि मुझे ये पूछना चाहिए कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम ये बोले कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बेटे को बचाओ। तो पहला सवाल यही है कि पुरुषों के लिए कौन से ऐसे कानून बनाए गए हैं जो उनके लिए बेहद खतरनाक हैं? पुरुषों के लिए कौन से ऐसे कानून बनाए गए हैं? आपने जो क्वेश्चन पूछा है, शायद ये क्वेश्चन का आंसर इसका सभी को पता है, और ये आजकल रील्स में बहुत वायरल है, ट्रेंडिंग में है कि पुरुषों के लिए समर्थन में एक भी कानून ऐसा नहीं है जो पुरुष उस कानून का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकता। क्योंकि यदि वो जान बचा सकता तो अतुल सुभाष का मामला सामने ना आता, अभी मेरठ में जो मामला हुआ है वो सामने ना आता, या अन्य जितने भी मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। हमारे भाई जो हमें कॉल करके बताते हैं, परेशान होकर बताते हैं कि हमारे लिए क्या कोई कानून नहीं है? क्या हम इसी तरीके से पिसते रहेंगे? झूठी कंप्लेंट होती है, झूठी कंप्लेंट पे कार्रवाई हो जाती है, FIR दर्ज हो जाती है। यदि पति कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में देता है तो वो मुकदमा दर्ज नहीं होता, लेकिन पत्नी देती है तो वो हो जाता है। तो ऐसा कोई कानून नहीं है जो पति के पक्ष में हो, अभी तक तो नहीं है। ऐसा कोई आयोग अभी तक नहीं है जो पति के पक्ष में है। इसीलिए जो आज लड़कों को नहीं करना चाहिए वो स्टेप वो उठा रहे हैं। मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा जो वो स्टेप उठाते हैं। वो एंजाइटी में आके, डिप्रेशन में आके अपने आप को ख़त्म करने की तरफ जाते हैं, अपने आप को वो चोट पहुंचा रहे हैं, मेंटली तरीके से ट्रॉमा में है। वो स्टेप ठीक नहीं है। लेकिन मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहूँगा कि यदि ऐसा हो रहा है तो इसका कारण क्या है, इस पे सोचने की भी आवश्यकता है। कि यदि मेंस के लिए कोई कानून नहीं है तो कोई आयोग, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन आप करिए जिससे ये पता चले कि ये झूठी कंप्लेंट है, इस पे मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। मुकदमे दर्ज होने से पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हालांकि हमारा CRPC और BNSS ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन विल बी कमेंस्ड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, लेकिन प्राइमा फेसिया मुकदमे को आप देख के यदि आपको ये लगता है IO होने के बाद में कि ये मुकदमा झूठा है, फॉल्स है, वेग है, फेक है, इसके एलिगेशंस आपको गलत लग रहे हैं, तो आप उस मुकदमे को दर्ज ही क्यों कर रहे हैं? एक बच्चा जो अभी 22, 23, 24, 25 साल का है, जिसको अपनी लाइफ आगे लेके जानी है, उसने शादी कर ली, उसकी यही गलती है बस। और उसके बाद में उसका मुकदमा उसको पुरस्कार में मिल रहा है, बस उसकी ये गलती थी कि उसने अपनी ज़िंदगी आगे बसाने की सोची थी। उसमें आप भी हैं निशांत जी, कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है,
अभी उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है और उसने सपने देखे हैं कि मेरे साथ एक मेरी पत्नी होगी, उसके साथ मैं अपना घर अपना परिवार बसाऊंगा, लेकिन उसको परिवार बसाने के लिए मौका नहीं दिया जाता। उसके सामने होता है वो चिट्ठा 498A 406 और न जाने और कितने अन्य अन्य सेक्शंस जो उसके ससुराल पक्ष के लोगों को, जो महिला जो लगा रही है ना, वो सबको खींचती है, भाई को भी, भतीजे को भी, ननंद को भी, और उसके जो है नंदोई को भी, उसके हर व्यक्ति को उसके अंदर लपेट दिया जाता है। 498 की आपने बात कही, तो क्या लगता है कि इसका गलत दुरुपयोग किया जा रहा है इस कानून का? 498A जिस समय आया था उस समय 498A का इतना ज़बरदस्त दुरुपयोग हुआ। आज से यदि मैं 15 साल पहले की बात करूं, दशकों पहले इसका प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय क्या हुआ कि पुलिस जैसे ही महिला ने कंप्लेंट करी दहेज की, और तुरंत ही पुलिस पूरे परिवार को लदान लदा देती थी, चलो भाई थाने, चलो भाई। लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा मामला आया, स्टेट वर्सेस अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें बिल्कुल साफ कह दिया गया कि कोई भी यदि मामला 7 साल से कम की सजा का है तो उसमें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को गिरफ्तार तभी करेंगे या तो आपको डीसीपी की परमिशन, और डीसीपी भी उसमें ये एनालाइज करे कि ये व्यक्ति प्रोक्लेम्ड हो सकता है, ये भाग सकता है, या ये जस्टिस के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है, विक्टिम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप कर सकते हैं। नहीं तो 99% केसों के अंदर आप जो 7 साल से पहले के मुकदमे हैं, इम्प्रिजनमेंट के कम के हैं, उनमें गिरफ्तारी नहीं करेंगे। तब इसका दुरुपयोग थोड़ा सा कम हुआ। अब दुरुपयोग तो कम हो गया, लेकिन एक आम आदमी को क्या पता कि गिरफ्तारी क्या होती है। उसको तो ये हो गया कि एफआईआर दर्ज हो गई है, अब कोर्ट में जाना पड़ेगा, चार्जशीट हो गई, आईओ साहब का फोन आया, हाँ जी आपके खिलाफ मुकदमा आ गया है, अब बताइए क्या करना है। अब उस व्यक्ति का उसका क्या होगा? तो 498 का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। यदि हम कानून की दृष्टि से देखें, पैनिक होता है एक फैमिली को, जिसको पता ही नहीं है कि मुकदमा क्या है, थाना क्या है, जिसको पता ही नहीं है। उसने सपने, मैंने कहा ना, उसने सपने देखे थे घर बसाने के, उसने ये सपने नहीं देखे थे कि उसके खिलाफ 498 का मुकदमा होगा, 406 का मुकदमा होगा, या अन्य जितनी भी धाराओं में मुकदमे होंगे। लेकिन परीक्षित जी, हम देखते हैं कि जैसे नो अरेस्ट पॉलिसी फॉर वुमेन्स होता है, तो क्या ये पुरुषों के लिए नहीं होना चाहिए? क्या ये समाज की या फिर कानून की एक तरफा सोच नहीं है? नहीं, नो अरेस्ट पॉलिसी वुमेन के लिए भी नहीं होती और मैन के लिए भी नहीं होती। कानून हमारा ये नहीं कहता कि आप वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते। वुमेन को आप सूर्य छिपने के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते और सूर्य उदय होने से पहले नहीं कर सकते। अंधेरे के समय में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वुमेन क्रिमिनल है, यदि वुमेन किसी तरीके से कोई गलत मुकदमा दायर कर रही है, वुमेन के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होते हैं। मैं अपने भाइयों को, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि यदि आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज है और आपके पास एविडेंस हैं कि आप उस दिन मौके पे मौजूद नहीं थे, आपकी सीसीटीवी फुटेज कहीं और की है, आप एटीएम से पैसा निकालते कहीं और पा रहे हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस वहाँ की हैं, या कहीं आप किसी क्लब में हैं, या किसी आप इंटरव्यू में हैं, या किसी जॉब में आपने थंब इम्प्रेशन लगा रखा है जैसे एंट्री में होता है, वो एविडेंस कलेक्ट करके रखिए और उस महिला के खिलाफ अपनी आईओ को एक लेटर लिख के दीजिए वो एविडेंस लगा के। उस आईओ का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस महिला के खिलाफ जिसने वो मुकदमा लिखवाया है उसके खिलाफ 182 211 के अंदर कार्रवाई करे, जिसको कहते हैं झूठा मुकदमा दर्ज कराने के बाद में उस औरत के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो जेल जाने की उसकी खुद की तैयारी हो जाएगी। तो घबराए नहीं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ निशांत जी यही बताना चाहता हूं कि आज का युवा घबरा रहा है। घबराना नहीं है, ये एक युद्ध है। पहले युद्ध तलवारों से होते थे, हाथी घोड़े तलवारें रथ सज के जाते थे और एक मैदान होता था कुरुक्षेत्र का, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनापति आगे होता था। आज ऐसे युद्ध नहीं होते कहीं भी। आज युद्ध होते हैं कोर्ट रूम के अंदर, एक वकील साहब इधर होते हैं, एक वकील साहब इधर होते हैं, और एविडेंस आपके कागज आपके युद्ध होते हैं, वही आपके जो है शस्त्र अस्त्र होते हैं। तो आप अपने शस्त्र अस्त्र बिल्कुल सेफली अपने पास रखिए, वही आपके काम आएंगे। घबराना नहीं है। मुकदमा हो गए तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। यदि आप निर्दोष हैं तो, निर्दोष नहीं है तो आपको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके पॉडकास्ट से भी कह रहा हूं, मैं यहां पे वुमेन्स के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन यदि वुमेन गलत मुकदमा दर्ज करा रही है तो आप अपने एविडेंस को कलेक्ट करके रखिए। समय आने पर आपके एविडेंस ट्रायल कोर्ट में चलेंगे, एविडेंस के द्वारा उनको आप पेश करिएगा, आप बरी हो जाएंगे मुकदमे में। जब आप बरी हो जाएंगे आप डिफेमेशन डालिए उसके खिलाफ, आप उसमें मैलिशियस जो उसने प्रोसिक्यूशन किया है उस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस उसमें फाइल कीजिए। सबके आपके पास सारे जो है हथकंडे हैं, आप उसमें पीछे हटना क्यों चाहते हैं? लेकिन परीक्षित जी, हम देखते हैं कि जब
महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है जी। या फिर महिला जब गुहार लगाती है तो सिस्टम जागता है, लेकिन जब पुरुष रोता है तो उसका मजाक बनाया जाता है कि देखो भाई तुम पुरुष हो और रो रहे हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुरुष का मजाक बनाया जाता है, और पुरुष के मजाक खाली पीड़ित होने से नहीं। अभी एक मामला सामने आया था जिसमें एक बहुत हाईलाइटेड मामला है, उसने अपने पति को काट के और एक नीले ड्रम में भर के सीमेंट ऊपर से ढक दिया। उस मामले के अंदर लोग मीम्स बना रहे हैं। उस मामले के अंदर लोग अभी एक शादी में स्टेज पे उसको नीला ड्रम भेंट किया गया। आप उस व्यक्ति की आत्मा को शांति देने से तो गई उसको, और आप मजाक बना रहे हैं। यदि यही काम किसी महिला के साथ हो रहा होता तो क्या आप इसी तरीके से बोल सकते थे? क्या आप इसी तरीके से गिफ्ट आइटम वहां भेंट करते? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके के प्रोपेगेंडा को और आगे बढ़ा रहे हैं। मीम्स बना रहे हैं आप उस व्यक्ति की, उसकी लाश उसके अंदर दबी हुई थी भाई, वो व्यक्ति उसके अंदर दबा हुआ था, सीमेंट के अंदर 20 दिन रहा। ऐसे मीम समाज की जो डार्क रियलिटी है उसको कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं। डार्क रियलिटी को तो हाइड कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कितना जस्टिफाई कर रहा है। बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है ना। रिलेवेंसी है इसकी कि महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हो जाता है तो उसमें इतनी लंबी मोमबत्तियां जलती हैं, लंबी लंबी रैलियां चलती हैं, और पुरुष को काट दिया गया, डब्बे में बंद कर दिया गया, 20 दिन उसको उसके अंदर रखा गया, और उसके बाद में आप उसके मीम बना रहे हैं, उसके किसी के नई के शादी में उसको ड्रम को भेंट कर रहे हैं। तो आप ये सही नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज ये हमारी संस्कृति को और हमारे आने वाली जो संतति है, जो हमारे पुरुष हैं, उन लोगों के खिलाफ ये कार्य करने का आप काम कर रहे हैं। उसमें लड़के भी शामिल हैं। मैं लड़कियों को ले नहीं कह रहा। वो जो ड्रम भेंट किया उसकी दोस्त ने भेंट किया, उसके दोस्त ने उसको शर्म नहीं आई कि तू क्या कर रहा है? ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब उसके खिलाफ केस होंगे, जब वो क्या करेगा? परीक्षित जी, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि हमने देखा कि बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट की शुरुआत की गई, एक पूरा ये जो ट्रेंड चला लगातार बीच में। सो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये पुरानी दुश्मनी कहीं ना कहीं निकाली जा रही थी? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते थे? देखिए, मी टू मूवमेंट जो था, मी टू मूवमेंट, मैं मी टू मूवमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ किसी तरीके की ज़्यादती होती हो, उनके साथ वर्क प्लेस पे किसी तरीके की सेक्सुअल एब्यूजिंग होती हो सकता है। लेकिन मेरा मानना और मेरा कहना ये है कि जिस समय उनके साथ ये हो रहा होता है, वो उस समय चुप क्यों रहती हैं? जब एक मूवमेंट चलता है तो सब बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हो रहा होता है तब भी तो उनको स्टेप उठाना चाहिए। इस देश में हमारी संस्कृति ये कहती है कि जब जब संहार किया है वो माताओं ने किया है। महिषासुर मर्दनी, सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारणी, पिनाकधारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मना, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्या, सत्तानंद, अनंता, भावनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभी, देवमाता, स्वरूपणी, चिंता, रक्तप्रिया जिसको रक्तप्रिय है, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी। तो ये कौन है? ये वही महिलाएं हैं जो हमारे बेटी हैं, जो हमारी बेटियां हैं। और बेटी फिर वो किशोर अवस्था में आती हैं, फिर उनकी शादियां होती हैं, तो वो उस समय अपना स्वरूप कैसे भूल गई? उस स्वरूप को उसी समय जागृत करना चाहिए ना, जिस समय आपके तन को कोई छू रहा है, जिस समय वो मुख से आपको कुछ बोल रहा है, उसी समय उसकी जबान को वहीं के वहीं कंट्रोल करना चाहिए। कोई मूवमेंट चले तभी तो, किसी प्रकार का मूवमेंट जब चले, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तभी हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं, उसी समय वहीं। क्योंकि यदि उसके बाद आप कंप्लेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उस एक्यूज को उसका फायदा मिलेगा जिस पुरुष ने आपके साथ जाति की है। क्योंकि न्यायालय में मी टू मूवमेंट से कुछ नहीं होना, मुकदमा दर्ज होने से भी कुछ नहीं होना है ट्रायल से, मुकदमे के विचारण से, और वो विचारण होता है मान्य अदालत में, और मान्य अदालत मांगती है सबूतों को, और मान्य अदालत इस चीज़ को भी पूछती है कि मी टू मूवमेंट के दौरान ही आपको क्यों याद आई, इससे पहले क्यों याद नहीं आई। परीक्षित जी, एक सवाल हो रहा है कि जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, सो बहुत सारे जो पुरुष लोग हैं उनका ये कमेंट आया, डीएम आया कि अगर कुछ ऐसा होता है कि रिश्ता चल नहीं पा रहा या फिर पति पत्नी साथ में नहीं रहना चाहते, अगर कोई समस्या नहीं है लेकिन फिर भी साथ में नहीं रहना चाहते, तो क्या अदालत ये निर्णय देती है कि दोनों को साथ में ही रहना होगा? क्या नहीं, यदि पति पत्नी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से साथ नहीं रहना चाहते तो अदालत किसी तरीके से कोई प्रेशराइज नहीं करती किसी को भी, ना स्पाउस
मतलब ना मैन को ना वुमेन को किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। बस अदालत एक उनको मौका जरूर देती है, कहती है कि काउंसलिंग में चले जाइए, एक बार अपने घर बसाने की देखिए, क्योंकि हमारा जो सनातन है वो ये कहता है कि पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, 7 जन्मों का होता है। तो अदालत में भी वहाँ मनुष्य ही बैठे हैं, मानव ही बैठे हैं, वो भी किसी ना किसी परिवार से ही हैं, तो वो भी एक सोचते हैं कि ये नए बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, एक मौका इनको दे दिया जाए। तो प्रेशराइज किसी को नहीं किया जाता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यदि वो चाहें तो तलाक ले सकते हैं, अलग हो सकते हैं। और अगर दोनों पार्टनर्स में से एक की रजामंदी हो और दूसरे की ना हो, उस सिनेरियो में क्या होगा? यदि एक की रजामंदी है और दूसरे की नहीं है, और दूसरा व्यक्ति को ये पता है कि मेरे साथ मेरी पत्नी ने ज्यादती की हुई है, क्रूएलिटी, देखिए तलाक, आप तलाक के विषय में पूछ रहे हैं ना, सेपरेशन के विषय में पूछ रहे हैं ना, तो तलाक जो है वो 4-5 पॉइंट पे डलता है। उसमें सबसे मुख्य पॉइंट है क्रूएलिटी, क्रूरता। अब क्रूरता मानसिक रूप से भी हो सकती है, शारीरिक रूप से भी हो सकती है। दूसरा तलाक का आधार होता है इंसैनिटी, पागलपन। यदि आपकी पत्नी पागल हो चुकी है और उसके आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो वो भी एक आधार माना जाता है। तीसरा है डेजर्शन, बिना बात, बिना किसी कारण से, विदाउट एनी कोजेंट रीजन वो आपसे अलग रह रही है, वो भी एक आधार है। ठीक है। एडल्ट्री, जार कर्म, वो भी एक आधार है। यदि इन चारों में से कोई भी एक आधार है तो आप बिना अपनी, वहां तो सहमति की आवश्यकता ही नहीं है ना, वो तो फिर अब कंटेस्ट, मुकदमा किया जाएगा ना उसके खिलाफ। अब उस औरत के खिलाफ मुकदमा दायर होगा कोर्ट के अंदर, उसको पार्टी बनाया जाएगा, पार्टी बना के कोर्ट उसको सम्मन करेगी, सम्मन करके उसका जवाब आएगा कोर्ट के अंदर, उससे पूछा जाएगा आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, आप बताइए इसको क्या 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 कहना चाहते हैं इस विषय में। वो यदि अपने WS में उसको डिनाई करती है, फिर उसके बाद में कोर्ट में हियरिंग चलती हैं, एविडेंस चलते हैं, फाइनल आर्गूमेंट होता है, फिर कोर्ट उसमें जजमेंट सुनाती है कि सही में इसके साथ जाती हुई है तो इसको तलाक दे दिया जाता है, डिग्री पास हो जाती है, नहीं तो नहीं दिया जाता। 2 तरीके से तलाक होते हैं, एक म्यूचुअल तरीके से और एक तरीका ये है तलाक का। परीक्षित जी, भारत हमेशा अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है जी, हम हमेशा बात करते हैं मेरा भारत महान, यहाँ की संस्कृति काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भारत में, हमारे देश में तलाक के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी? एडल्ट्री। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास जो तलाक के केस आए हैं उनके पीछे केवल एक ही कारण है, एडल्ट्री, जार कर्म। आज या तो उसमें पुरुष या महिला, दोनों में से जब उनका रिश्ता चल रहा होता है, तीसरे की एंट्री जैसी उसके अंदर होती है, थर्ड पर्सन की, पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो आते ही तलाक का मामला शुरू हो जाता है। एक बहुत अच्छे शायर ने ये कहा है कि पति जाएगा तो वापस आ सकता है, उसकी उम्मीद है आने की, लेकिन पत्नी जाएगी तो ये मत सोचना, क्योंकि वो जाने से पहले ही जा चुकी होती है। अब यदि वो जाने से पहले जा चुकी होती है तो उसका एक ही रास्ता बचता है, उसको बोलते हैं डाइवोर्स। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ ये है निशांत जी कि पति पत्नी और वो भी आ गया, पत्नी ने वो को भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अब वो भी एक्सेप्ट हो गया है, 1 साल 2 साल उसके साथ भी उसने निर्वाह कर लिया, रह चुकी है, पति को छोड़ दिया। आजकल भागने की बहुत सूचनाएं आ रही है ना, उन सूचनाओं में बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें डायरेक्ट मैं आपको बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ, बिल्कुल, कि पति से उसने धोखा किया, अन्य व्यक्ति के साथ रही, अन्य व्यक्ति के साथ रह के अब अन्य व्यक्ति का मन भर गया है, अब अन्य व्यक्ति ने उसको ठुकरा दिया। अब वो अपनी सहेलियों के कहने पे, अपने माता पिता के कहने पे, अपने रिश्तेदारों के कहने पे, उस बेचारे की, जिस पहले तो उसके साथ ये जाती हुई कि उसकी पत्नी भाग गई, चली गई, समाज के अंदर उसकी कितनी जाती हुई है, उसके साथ उसका कितना अपमान हुआ है, डिफेमेशन हुई है, वो मरते मरते बचा होगा, सुसाइड करने की भी कोशिश की होगी, और अब उसकी ना सारी गलती होते हुए भी अब वो 498 का मुकदमा झेल रहा है। ये सारे एविडेंस जाके उसने आईओ को भी दिखाए, आईओ ने भी उसको कंसिडर नहीं कहा। आईओ कहती है कि जी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बंधी हुई हूँ कानून से, मुझे तो ये मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा, ये तो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इससे ये बात साबित नहीं होती। लेकिन ये बात तो देखिए ना, 2 साल बाद करा रही है वो मुकदमा दर्ज, वो खर्चा भी मांग रही है डोमेस्टिक वायलेंस में डाल के। यहाँ पे जो स्थिति, जो ये कैटेगराइजेशंस हो रही हैं अलग से, वहाँ लड़का टूट जाता है। वो ये कहता है कि मेरे साथ धोखा भी हुआ, मेरी पत्नी जो मेरे साथ 8 साल रही, 10 साल रही, वो मेरे को छोड़ के भी चली गई, और आज मेरे खिलाफ मुकदमे भी हो गए हैं, उनको भी झेलूँ मैं समाज को भी झेलूँ कि तेरी पत्नी भाग गई, ये शब्द भी झेलूँ।
यहाँ जो इमोशनल अत्याचार और उसके बाद में फिर उसके पास कोई साधन ना बचना, कोई आयोग उसके लिए ना होना, कोई कानून उसके लिए नहीं होना, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो आपके पास भी लोगों के मैसेज हैं, या आपने बताया कि मैंने वहाँ से देखा इंस्टाग्राम से, या जहाँ वहाँ लोग परेशान हैं, पति पत्नी और वो जो तीसरा व्यक्ति है उस भी व्यक्ति के खिलाफ एक नया कानून जो ख़त्म कर दिया गया है 497 जार कर्म का, वो दोबारा से सुचारू रूप से चालू होना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। उसने किसी दो व्यक्ति की ज़िंदगी के बीच में आके ख़राब करने की कोशिश की है, उसको तो आपने फ्री ही कर दिया भैया। परीक्षित जी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पुरुष अब सिर्फ एक एटीएम या एफडी बनकर रह गया शादी के रिश्ते में? एटीएम एफडी कुछ दिन के लिए बनता है, मैं ये नहीं कह सकता, मैं उनको डिमोलाइज नहीं करूँगा। अपने भाइयों को जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आप घबराएं ना, एटीएम एफडी वापस भी होती हैं। मान के चलो आपका खर्चा बन गया है एड एंट्रीम, और उसने एड एंट्रीम मतलब जब तक कोर्ट उसको फाइनल डिसाइड ना करे, एंट्रीम अंतरिम रूप से, और आप उसको दे रहे हैं और लास्ट में मुकदमा आप जीत गए, तो आप रिकवरी डालिए, उस सारे पैसे को रिकवर करिए। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है परीक्षित जी कि कहीं नहीं, हर केस में मिलता है पैसा, तो नहीं, बाद में पुरुषों को या फिर निर्दोषी करार दे दिया गया, हाँ। लेकिन तब तक वो इतना टूट जाता है और समाज भी एक तरफा सोच रखता है, समाज भी ऐसे पुरुषों का बहिष्कार कर देता है। मैं बस एक ही बात यहाँ कहना चाहूँगा कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्तकाल पर रखियो चारी, ये चार चीज़ें इस समय आपातकाल आपके ऊपर चल रहा है। आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा डाल दिया है, तो धीरज और धर्म और मित्र और नारी, नारी तो छोड़ के चली गई, लेकिन धीरज धर्म और मित्र तो आपके साथ हैं ही ना। अपना धीरज धारण रखिए, धैर्य रखिए, टूटिए मत, इंतजार करिए उस समय का भी जिस समय आपको निर्दोष करार दिया जाएगा, और आप उस समय डिफेमेशन का मुकदमा डाल के उसको जेल में भेजने का कार्य करेंगे। आप सारा क्लेम लेंगे, जो सारा डैमेजेस जो आपको सोसाइटी में आपकी गुडविल को उसने नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उसको आप सारे को रिकवर करने का काम करेंगे। तो उस स्थिति को भी आप देखिए, वो सपने भी आप देखिए। आप टूट क्यों रहे हैं? आप मनुष्य हो यार, भगवान के अंश हो आप। ऐसे थोड़ी कोई अरे गहरे न तुगेर पशु थोड़ी है हम कि कोई लठ मार देगा चल 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 निकल, ऐसे नहीं है। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं हम वो कर सकते हैं जो कोई इस संसार में जो प्रधानमंत्री कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ। वो भी उसी भगवान का अंश और मैं भी उसी भगवान का अंश हूँ। मेरे अंदर भी वही खून है, वही आत्मा है, और उसके अंदर भी वही आत्मा है। लेकिन समाज की अब विडंबना ऐसी हो चुकी है कि पुरुषों से भी पशुओं से भी बुरी हालत हो चुकी है। पशुओं से बुरी हालत मेंटली तौर पे वो खुद कर रहा है। सर, मेरे पास जितने भी व्यक्ति आते हैं, सबसे पहले मैं उनको केवल और केवल काउंसलिंग करने का काम करता हूं उनका, कि आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है ये कि जिसमें आपको फांसी की सजा होगी, सबसे पहले। दूसरा, अभी आपके ऊपर दोष सिद्धि नहीं हुई है, कन्विक्शन आप नहीं हुए हैं। तीसरा, मुकदमा है, आपके पास एविडेंस हैं, आप लड़िए। आपको भगवान ने मनुष्य बना के भेजा है, लड़ने के लिए भेजा है, आपको ये रोल दिया है। जो भी रोल भगवान दे उसको अच्छी तरीके से प्ले कीजिए। आपने मेरे को स्टूडियो में बैठाया है, यदि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ना दूं और यहाँ बैठा बैठा चुप बैठा रहूं तो उसका क्या बेनिफिट है? तो जो भी भगवान जो रोल दे, आपको रोल दिया है मुकदमा लड़ने का, आपके खिलाफ किया है ना भगवान ने, सब लोगों के खिलाफ तो किया नहीं है, तो उसको अच्छी तरीके से लड़िए भाई। मरना नहीं है, सुसाइड नहीं करना है। ये पॉडकास्ट आज आपका ये संदेश देगा लोगों को कि सुसाइड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और जब जब सुसाइड का ख्याल आए तो परीक्षित शर्मा को और निशांत भाई को दिमाग में ले लेना, हमारे पास आइए। आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपका केस मुफ्त में लड़ेंगे, लेकिन सुसाइड करना नहीं भाई। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने हाँ, आप सुसाइड ना करिए, हम आपके साथ हैं, दिल और जान से साथ हैं, छाती तान के साथ हैं। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आपके आर्गुमेंट करेंगे, आपके एविडेंस लीड कराएंगे, आपको जिताएंगे अगर जो आप निर्दोष हैं। क्यों सुसाइड क्यों कर रहे हैं भाई? लेकिन हम खबरें देख रहे हैं आजकल कि नीले ड्रम में काट कर फेंक दिया, जूते चुराई में 50,000 नहीं दिए तब दूल्हे की दमकर धुनाई कर दी गई। तो ऐसे केसेस आपके पास तो डेली बेसिस पे आते हैं सर। तो कुछ अगर इस केसेस के बारे में आप बताना चाहें कि किस तरीके के केसेस आते हैं और कैसे लोग इसको हैंडल करते हैं, या आप किस तरीके से हेल्प करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। मैं इतनी देर से ये आपके जो किताबें हैं ना, इनको देख रहा हूँ। जो आपने अभी बहुत सारी बातें बोली, वो जो व्यक्ति ये सारे कर रहे हैं ना, सारे जितने भी एक्ट कर रहे हैं, वो इनको पढ़ते ही नहीं हैं। हमारा जो संस्कृति है वो उपनिषद, निषद और पुराण,
जो हमारे महर्षि ऋषियों की तपस्याओं के लाखों वर्षों की तपस्याओं का संकलन है ना। तो सबसे पहले हमें उसकी पढ़ाई करनी है। उसके अंदर सबसे जो मुख्य बात आती है वो धैर्य आता है। 50,000 जूते चुराए में नहीं दिए, ये हो गया वो हो गया, धैर्य नहीं है ना उनके अंदर। मुकदमा हो गया, तुरंत घबरा गए, धैर्य नहीं है ना उनके अंदर। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई, तुरंत 112 की कॉल हो गई, धैर्य नहीं है ना उनके अंदर। तो धैर्य और धर्म, सबसे पहले धीरज धर्म, ये दोनों चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। ये मैं केवल पुरुषों के लिए नहीं कह रहा, इस जो भी आपका पॉडकास्ट देखे वो हर व्यक्ति इस चीज़ को धारण करे कि आप यदि किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता होनी है। क्यों? क्योंकि यदि आपने कोई भी कार्य बिना धर्म के किया तो वो गलत है, और बिना धैर्य के किया वो भी गलत है। और यदि आपने शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, और उसके अंदर आप धैर्य और धर्म नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर वो कैसे चल सकती है? अभी तो शादी हुई नहीं, जूते ही चुराए गए हैं, मेरे ख्याल से वो तो फेरों से पहले ही होता होगा ना, हैं? तो वहीं आपने नाटक कर दिया भाई। तो किसका मतलब धैर्य नहीं है। और धैर्य क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से अपने बनाए हुए जो हमारे महर्षि ऋषियों ने, व्यास जी ने जो संकलन हमारे लिए महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, जो इनका जो संकलन, इनका जो रचना की थी ना, उनसे हम दूर चले गए। यदि वो हम पढ़े हैं ना डेली, तो हमें बिल्कुल भी, भरत जी को पता चल गया कि उनका सारा राज्य खत्म हो चुका है। क्यों? इसलिए नहीं खत्म हो चुका क्योंकि उनके भाई चले गए हैं वन में, इसलिए उनको खत्म लगा, नहीं तो उनको तो राज्य मिल रहा था। लेकिन वहाँ उनका धैर्य देखिए कि वो सब कुछ छोड़ के नंगे पैर अपने भाई के लिए दौड़ रहे हैं। और यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मुख्य केवल और केवल सुख का आधार रुपया को मान लिया गया, पैसों को मान लिया गया। उसी से, पैसे से ही हमें सुख मिलेगा, पैसे से सुख तो मिलता नहीं है। परीक्षित जी, आप माँ बाप को इसमें कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्या ये जो माँ बाप को इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ क्योंकि जिस चीज़ की मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ उस में अगर जो माँ बाप अपना पहला रोल निभाएं, जो ये कॉन्वेंट की जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं को प्राथमिकता, इनको द्वितीय स्थान पे रख के प्राथमिकता अपने उन्हीं जो हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनको दें माता पिता। तो मैं कहता हूँ कि अभी एक बेटी की मैंने वीडियो देखी, उसमें पिता समझा रहे हैं कि बेटी यदि कोई किसी तरीके से पति से किसी तरीके की बहस हो जाए तो उस कंक्लूजन को करके सोना और उस बहस में हार जाना, और उसको कंक्लूड करके सोना। ऐसी कोई भी बात ना रह जाए आपकी कि जो कंक्लूड किए बिना आप सो जाएं और उसमें हार जाना, तो ज़िंदगी में जीत जाओगे। अब पिता अपनी बेटी को विदाई के समय पे समझा रहा है। यदि हर माता पिता अपने बेटे को भी इसी तरीके से समझाए कि भाई वो हमारे घर की बहू है और हमारे घर में बेटी के रूप में आई है, अपने माता पिता को छोड़ के आई है, आज से मैं तो उसकी माँ, और ये तेरा जो बाप खड़ा है सामने, ये ससुर, ये इसका बाप, और तू इसका माँ बाप और पति तीनों, तो कैसे घटना हो जाएगी घर के अंदर? घटना ही तब होती है जब चारित्रिक रूप से हम गड़बड़ हो जाएंगे, धार्मिक रूप से हम गड़बड़ हो जाएंगे और हमारा धैर्य बिगड़ जाएगा। ये तीनों चीज़ को यदि हम संकलित रूप से एक मजबूती से लेके चलें, और माँ बाप का उसमें रोल होता है, क्योंकि बच्चा उंगली पकड़ना किससे सीखता है? माँ और बाप से। जैसी उंगली वो पकड़ाएंगे ऐसी वो सीखता है। तो माँ बाप की शिक्षा उसके परिवार की शिक्षा बन सकती है, और परिवार की शिक्षा इन अदालतों के केस के जो बोझ है ना उसको कम कर सकती है। यहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता है, यहाँ संस्कृति के प्रसार प्रचार की आवश्यकता है। यहाँ पे जो जब से आपको पता है कि तलाक के मुकदमे कब से बढ़े हैं? जब से ये नेट आया है, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो नेट के पैकेज जो चले ना, तब से ये जो रील्स आने लगी, ये तब से इतने मामले हाइक हुए हैं। आप इनकी परसेंटेज निकाल के देखिए कि उस समय तलाक एक आध हुआ करता था और आज हर दूसरे घर में तलाक है। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट की आप अदालतों में जाकर देखिए, लंबी लंबी लाइनें हैं। उन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है भाई? उनको क्यों पैदा किया था आपने? यदि आपको पति पत्नी और वो ही करना था तो उस छोटे बच्चे को क्यों पैदा किया था? उसको किसका नाम दोगे? उस बच्चे को बाप कौन होगा उसका? तो यहाँ पे संस्कृति गड़बड़ा गई है। धैर्य, धर्म और हमारा चारित्रिक जो हमारा विकास होना चाहिए था, उन्नति होनी चाहिए थी, वो उन्नति ना होके वो नीचे धूमिल हो रहा है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनिए, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यदि एक को वर्ण कर लिया तो उसी के बन के रहिए ना, लेकिन नहीं, उसको बनना नहीं रहना है, उसको तो लात मार के भागना है। जैसे दूसरा नया दिखा, पैसे वाला दिखा,
उसकी तरफ आकर्षित हो गए, वो आपको सुख दे देगा क्या भाई? ये स्थिति है। मैरिटल रेप के हम काफ़ी केसेस सुनते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि इसको भी ढाल बनाया जाता है। देखिए, मैरिटल रेप की पहली तो डेफिनेशन समझनी होगी। मैरिटल रेप बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शादी के उपरांत रेप। आप इसके विषय में बात कर रहे हैं? जी। शादी उपरांत, शादी भी कर लिया और रेप भी हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं है। हमारा जो आईपीसी है या बीएनएस है, उसमें शादी के बाद में यदि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार से इंटरकोर्स करता है, उसको रेप नहीं माना जाता। लेकिन उसकी दूसरी डेफिनेशन ये है मैरिटल रेप की, वो ये है कि शादी का झांसा दे के उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया और उस शादी को नहीं किया, तो उसको जो है ये मान लिया गया कि इसने रेप कर लिया। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि दोस्ती यारी तो बहुत छोटी चीज़ है। हम तो शादी कर लेते हैं ना आपस में, शादी करने के बाद में भी तो तलाक होता है भाई। आपस में मन नहीं मिल रहे, आपस में किसी तरीके से हमारे जो हमारी बातचीत हैं वो विचार हैं या किसी भी प्रकार की अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मतभेद उत्पन्न कर रही हैं उन चीज़ों को। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब शादी के बाद तलाक हो सकता है, तो क्या दोस्ती के अंदर जिसमें इसकी भी कंसेंट थी, महिला की भी और पुरुष की भी कंसेंट थी, और उसके दौरान किसी प्रकार का आपका जो है फिजिकल आप हुए, और उस दौरान होने के बाद में आपकी कंट्राडिक्शन हुई, आपस में आपकी लड़ाइयाँ हुई और अब आप एक साथ नहीं रहना चाहते, तो उसको तो ढाल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो भी कार्य हुआ वो आपकी कंसेंट से हुआ था। और रेप की डेफिनेशन में कंसेंट से यदि किसी तरीके का कोई इंटरकोर्स होता है तो वो रेप नहीं माना जाता। तो ये गलत है। यदि इस चीज़ की इसको ढाल बनाया जा रहा है तो ये भी गलत है। उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए मैटर की, कि ड्यूरिंग दैट टाइम क्या जिस समय ये गए थे, जिस भी होटल में गए थे या साथ रह रहे थे, उस दौरान ये एक साथ थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए उस होटल की। हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी चेक इन में, चेकआउट में, यदि चेक इन में हंस रही है और चेकआउट में रो रही है तो मान लिया जाए कि भाई हाँ इसके साथ जाती हुई है। लेकिन चेक इन में भी हंस के आ रही है और चेकआउट में भी हंस के आ रही है, तो फिर तो रेप नहीं बन सकता सर। बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के ऊपर निर्धारित होती हैं कि वो उस केस को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, क्योंकि रेप का मामला कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर दर्ज हो जाता है पता उसी को चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गहनता से बिल्कुल माइन्यूटली इन्वेस्टिगेट करनी होगी, और यदि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है तो आप मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन लगाइए कोर्ट में। यदि आप निर्दोष हैं, आपके ऊपर झूठा गलत मुकदमा दर्ज किया गया है, तो आप कोर्ट की निगरानी में उसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए, ताकि कोर्ट एक एक पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट कराए। आपको लगता है कि सीसीटीवी फुटेज को जो है सीज कराना चाहिए, तो सीसीटीवी फुटेज यदि आईओ नहीं कर रही है या कर रहा है तो आप जो है आदेश कराइए कोर्ट से। मान्य अदालत उनको आदेश देगी, कंसर्न एसएचओ को या कंसर्न आईओ को, किसकी सीसीटीवी फुटेज जो है आप सीज कराइए। तो ऐसी स्थिति, बहुत स्थिति है, मैं सारी पूरा ट्रायल तो यहाँ नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं बस मुख्य रूप से ये कह सकता हूँ कि यदि कोई ऐसी स्थिति आपके समक्ष आ रही है तो घबराएं नहीं। परीक्षित जी, एलिमनी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं तलाक के बाद एलिमनी की भारी भरकम डिमांड की जाती है, करोड़ों रुपए सोना है, या फिर ये हमारा स्त्री धन है। इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, या फिर देखिए, किस तरीके के केसेस आपके पास आते हैं? स्त्री धन और एलिमनी में दोनों में अंतर है। स्त्री धन वो धन है जो महिला को उसकी शादी के दौरान उसके सुखी रहने के लिए गिफ्ट के तौर पे उसके माता पिता या उसके रिश्तेदारों ने दिया था, या सास ससुर ने, या रिश्तेदारों ने, या उसके इन-लॉज ने, जिसने भी दिया था गिफ्ट के रूप में। मान के चलो मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ और आपने मुझे कोई गिफ्ट में दे दिया, तो उसका उस पर अधिकार किसका है? मेरा ना जी, मेरा गिफ्ट मेरा है, तो वो स्त्री धन है, तो उसमें मेरे को कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। वो महिला का है, महिला का था और महिला को मिलना चाहिए। ठीक है। हाँ। गिफ्ट्स हम देखते हैं कि लड़के को भी मिले, हाँ, उसके बाद फिर उसकी डिमांड क्यों की जाती है, उसका पूरा चिट्ठा क्यों दिया जाता है? नहीं, लड़के को क्या मिला? लड़के को गिफ्ट्स मिले। वो लड़के को गिफ्ट क्या मिला? लड़के को एक गिफ्ट बताइए, लड़के को क्या मिला? चैन मिली, अंगूठी मिली। उसकी डिमांड लड़की नहीं कर सकती। लड़के को जो गिफ्ट मिले हैं वो लड़के के हो गए, और लड़की को जो मिले हैं वो लड़की के हो गए। भाई बेड तो लड़के लड़की का दोनों का है,
तो उसको तो लड़की का ही माना जाएगा क्योंकि उसकी सुख के लिए दिया गया था, है ना। लेकिन जो कैटेगराइजली जो चीज़ें लड़के को दी जाती हैं अक्सर उनको भी गिन दिया जाता है। ये आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि मान के चलो किसी ने आपको दिया है, आपको गाड़ी दे दी, घोड़ा दे दिया, या आपको किसी प्रकार का अन्य कोई सामान दिया है, तो आप इसको वापस कर दीजिए। जब आपका जीवन साथी ही जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी जीने की सोची है, आपने एक जीवन का बचा हुआ समय 30-35 साल के बाद में तो अब आजकल कितने लोग जी रहे हैं, खड़े खड़े मर रहे हैं लोग, है ना। तो बचा हुआ समय उस औरत को देने के लिए सोचा था, जब वही आपकी नहीं रही तो क्या लेके जाना चाहती है, दे दीजिए उसको। और रही बात एलिमनी की, तो इसके मैं खिलाफ हूँ। जो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए की जो मांग रखती हैं 20 लाख से शुरू करके 15 लाख से, तो वो नहीं देनी है। उसका आप उससे ये पूछिए कि इसकी कैलकुलेशन बताइए मुझे, आप ये क्यों मिलनी चाहिए आपको। मैंने आपका सामान सारा वापस आपको कर दिया। लेकिन परीक्षित जी, कैलकुलेशन मांगने पर किडनी बेचकर रिकवरी कर ली जाती है, न्यूज़ देखी होगी आप। और किडनी बेचकर किसने की है रिकवरी? वो तो उसने खुद बेची होगी अपनी, किसी की परमिशन के बगैर तो किडनी बेची नहीं जा सकती एज पर माई नॉलेज। मैंने आपको इस पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले एक बात कही थी कि भाई साहब, आज का ये जो युवा है वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद उनसे दूर हो गया है। और वो ये जो रील्स है ना, जो उल्टी सीधी रील्स बनती हैं आजकल, इनसे प्रभावित होकर अपने आप को कमज़ोर बना चुका है। हमारे देश में वही युवा था 23 साल का जिसने फांसी के फंदे को चूमा था। यदि आज 23 साल के युवा के ऊपर एक 498 का झूठा मुकदमा हो जाता है ना, तो वो खुद फांसी का फंदा चूम रहा है। उसने देश को आज़ाद कराने के लिए चूमा था, हंस के, आंख में आंख डाल के। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि वो जा रहा है और आंख लाल करते हुए जा रहा है और हंस रहा है। हमारा शहीद भगत सिंह जी। लेकिन आज का युवा उनसे प्रभावित ना होके किन किन से प्रभावित हो रहे हैं भैया आप? छोटी सी लड़ाई में इतनी जल्दी हार मान जाओगे क्या? हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। बार बार रोज हर फोन पे आपको एक ही बात बोली जाती है, बिना बात की टेंशन में पड़े हुए हो, राधा नाम जप करो, सब मंगल होगा, टेंशन फ्री रहो और सब चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो। परीक्षित जी, आपने अब तक ऐसे कितने केसेस हैंडल किए? मेरे पास जो कॉल्स आती हैं वो डेली सैकड़ों कॉल आती हैं। मैं सबको हैंडल नहीं कर पाता कॉल्स को। मेरे जूनियर्स हैं, मेरी टीम है 15-20 एडवोकेट्स की, कुछ चैम्बर में हैं, कुछ आपके पास इधर हैं, कुछ कोर्ट्स में इधर उधर हैं। सबकी ड्यूटी लगी हुई है कि आप इतने कॉल अटेंड करेंगे, उनका पूरा डाटा बनाएंगे। उसमें डाटा में ये देखा जाता है कि यदि कोई बिलो पॉवर्टी लेवल का है तो उसको बिल्कुल निःशुल्क हम सेवा देते हैं। कोई लेवल में है लेकिन पैसा खर्च नहीं कर सकता तो उसको हम केवल चार्जेस पे जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है उस पे दे देते हैं। मुख्य रूप से आज तक जितने भी मैंने मुकदमे देखे हैं, उन मुकदमों के अंदर ऐसा नहीं कह सकता कि पुरुष ही निर्दोष है। अक्सर मुकदमों के अंदर महिला भी निर्दोष है, जहाँ पे पुरुष किसी अन्य स्त्री के साथ जो है गलत स्थिति के अंदर है। अभी मेरे पास एक केस आया है, उसमें एक महिला के साथ किसी ने दुराचार किया, वो जेल में बंद हुआ और उसको बेल ग्रांट हुई कि भाई आप, उसने जो है वहाँ प्रेयर की कोर्ट के अंदर की जी मैं इससे शादी कर लूँगा। ऑन रिकॉर्ड वो बेल में भी लिखा गया सारी चीज़ें। महिला ने भी कह दिया कि ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको बेल दे दिया जाए तो मेरा घर बस जाएगा। वो साथ भी रहते हैं 6 महीने, 5 महीने का उसके बेबी पेट में आ जाता है और वो इंसान उसको जाके अबॉर्ट करा देता है यहीं पे ही नज़दीकी आपके स्टूडियो के। अब बताइए उस महिला को क्या, और वो बेचारी उसी स्थिति के अंदर जो एबॉर्शन की स्थिति के अंदर होती है, वो हमारे पास आ रही है, धक्के खा रही है, कभी थाने में जा रही है, कभी कोर्ट रूम में जा रही है, कोर्ट रूम में जाके उसको एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है कि इसकी बेल कैंसिल कराई जाए, इसने ये कर दिया है। कभी पुलिस के पास जा रही है, कभी हमारे पास जा रही है। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि पुरुष ही निर्दोष है, मक्कारी ये भी कर देते हैं। तो जो मक्कारी करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। और कभी ऐसे केसेस भी आए होंगे जिसमें महिलाओं का झूठ पकड़ा गया होगा? महिलाओं का झूठ पकड़ा जाता है, बहुत सारे केसेस में पकड़ा जाता है। फर्जी मुकदमे में महिलाएं जो करती हैं रेप के,
उन मुकदमों के अंदर लास्ट में जज उनको कहता है, इनको मान्य अदालत उनको कहती है कि जो है इनको आप आईओ साहब इनके खिलाफ कार्रवाई करिए 182 211 की। हमें लगता है कि इसने जो है मिसयूज़ ऑफ लॉ किया है। तो मान्य अदालत हर चीज़ को देखती है। और मान्य अदालत क्या, मैं आपको बताता हूँ, जिस समय अदालत में प्रथम दृष्टया मुकदमा आता है उसी समय जज साहब को पता चल जाता है कि मुकदमा झूठा है या सच्चा है। ये तो जोली रेलवे में भी आपने डायलॉग सुना होगा। और बस मैं तो इंतज़ार करता रहता हूँ कि कब मेरे पास कोई एविडेंस लेके आएगा और मैं किसके पक्ष में क्या फ़ैसला सुनाऊँगा। ये स्थिति कोर्टों की होती है और कोर्ट इससे अलग कर भी क्या सकती है, क्योंकि वो भी एक कानून से बंधी हुई है। यदि एलिमनी की आप बात कर रहे हैं, एडेंट्री मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, आप लिटिगेशन चार्जेस की बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, वो सब कानून है। और कोर्ट, जुडिशल अफसर्स जितने भी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जितने भी हैं, वो उस कानून को फॉलो करेंगे। वो उस कानून से ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते। परीक्षित जी, एक आखिरी सवाल जल्दी से ले लेते हैं। जैसे हमने देखा कि क्या अब ज़रूरत आ गई है कि अब पुरुषों के लिए भी कानून बनाने होंगे? ज़रूरत आ चुकी है और सोचना होगा। हमारी केंद्र सरकार को हमारी सोचना होगा कि जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई ऐसा आयोग बनाएं जो पुरुष के पक्ष में और कोई जो है मुकदमेबाजी स्टार्ट करे। मैं ये कहता हूँ मुकदमेबाजी ही क्यों हो। आप ये जो मामले हैं, जैसे 498 का मामला है, इसको सेमी क्रिमिनल और सेमी सिविल नेचर का कर दीजिए। इसमें जो क्रिमिनल वर्ड है उसको हटा दीजिए और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराइए। और यदि उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि ये सच में ही इस औरत के साथ अपराध हुआ है, तब उसको कन्वर्ट करिए कंप्लीट क्रिमिनल में। और फिर उनको वो 3 साल वाला भी ऑप्शन मत दीजिए कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी गिरफ्तार भी करिए, उनको जेल भी भेजिए। मेरा कहना ये है, किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है। आयोग बन भी गया तो आयोग क्या कर सकता है बताइए आप। महिला आयोग यदि है तो महिला आयोग केवल और केवल रिकमेंड करता है कंसर्न थाने को कि इसमें मुकदमा दर्ज कीजिए आप। फिर भी तो थाने वाले ही काम करेंगे ना, आईओ ही तो काम करेंगे ना। मेरा कहना यह है कि आप जांच को पारदर्शिता उसके अंदर लाइए, जांच अधिकारी को मजबूत बनाइए। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जांच अधिकारी हैं ना, जो हमारे पुलिस वाले भाई बहन हैं, वे खुद मजबूत नहीं हैं। वो हमसे कहते हैं वकील साहब हम क्या करें, अगर जो हमने इसमें एफआर लगा के भेज दी तो अदालत तो हमसे ये पूछेगी कि इसमें एफआर क्यों लग गई। और हमारे उच्च अधिकारी हमसे कहेंगे कि तुम्हें ऐसा क्या मिल गया तो तुमने इसमें एफआर लगा दी, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। तो कई बार उन मुकदमों में, जिन मुकदमों के अंदर, मैं बड़ी बेबाकी से बोल रहा हूं ये शब्द, कोई नहीं बोलेगा ऐसे पॉडकास्ट पे आके, तो उन स्थिति के अंदर उनको मजबूरी में फाइल करना पड़ता है चार्जशीटेड करके उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति निर्दोष है। चार्जशीटेड का मतलब क्या होता है? चार्जशीटेड का मतलब यह है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस अब आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ ये चार्ज लगने चाहिए। तो क्या चार्ज आप जो लगा रहे हैं बिना एविडेंस के लगा सकते हैं क्या, ये बताइए, यदि मैं और आप आईओ हैं तो। और यदि वो चार्जशीट में चार्ज फिर भी केवल एक आधार पे ही लगाया जा रहा है, केवल उसके स्टेटमेंट के ही, महिला के, और कोई आधार नहीं है, कोई उसके पास एविडेंस नहीं है, मारपीट का कोई एविडेंस नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं, और उस स्थिति में आप चार्जशीटेड कैसे करके भेज सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है अपने जजमेंट में, मान्य अदालत ने, कि आप कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है कि आपके पास लिफाफा आया और आपने आगे जाके उसको डिलीवर कर दिया। आपको अपना जुडिशियल माइंड, अपना पुलिस का माइंड अप्लाई करना चाहिए कि आपके पास ये जो मुकदमा आया है ये इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अफसर एक तरीके का भगवान है मुकदमे का। यदि वो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे तो ऐसा नहीं है कि हमारे पुरुष जो हैं वो, उनको आयोग की आवश्यकता है या उसको किसी अन्य तरीके से आवश्यकता है। आवश्यकता तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की है कि जो पुलिस हमारी है उनके ऊपर से भार कम किए जाएं मुकदमों के। एक एक पुलिस वालों के पास 10-10, 20-20 मुकदमे डेली होते हैं, वो कोर्ट भागें, इधर भागें, इन्वेस्टिगेशन करें, क्या करें, वो सीधा अपना चिट्ठे बनाते हैं और भेज देते हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन हमारा सीआरपीसी ये नहीं कहता, हमारा बीएनएसएस ये नहीं कहता, हमारा क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस ये नहीं कहता, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये नहीं कहता। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि 100 बेगुनाह, 100 गुनहगार
बेशक बरी हो जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सो गुनहगार बेशक बरे हो जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है, नेचुरल जस्टिस सिस्टम कहता है। परीक्षित जी, अगर कोई पुरुष परेशान है और वो इन समस्याओं से जूझ रहा है या फिर वो गुहार लगा रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, जी, तो वो किस तरीके से आपसे रीच आउट कर सकता है? एक बारी जल्दी से आप बता दीजिए, जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या जो भी निर्दोष हैं और इंसाफ चाहते हैं, वो कैसे आपसे और आपसे किस तरीके की सहायता उनसे मिल सकती है? मेरा चैम्बर है, वो आप वहाँ पे आके मुझसे मिल सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से आप सलाह ले सकते हैं। कई भाई ऐसे हैं जिनके दिल्ली के मुकदमे नहीं हैं, दिल्ली के बाहर के मैं लड़ता नहीं हूँ। हाई कोर्ट के हैं तो मैं लड़ लेता हूँ, लेकिन दिल्ली के बाहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मैं कैसे लड़ूँ? अब ग्वालियर का कोई मुकदमा मैं अब दिल्ली के लड़ूँ या ग्वालियर लड़ने जाऊँ? तो उस स्थिति में केवल उनको सलाह दे सकता हूँ फ़ोन पे। मानसिक रूप से सहायता मिल सकती है? मानसिक रूप से मेन मुकदमेबाजी मेन आपकी जो है ना, वो आपकी खुद से है। एक युद्ध अपने विरुद्ध है यहाँ पे। आप ये युद्ध दूसरे के विरुद्ध समझ रहे हैं, लेकिन ये अपने विरुद्ध युद्ध है। आपको खुद पहले स्टेबल होना पड़ेगा। आप किसी मुकदमे को लड़ने जा रहे हैं और आप पहले से ही मानसिक रूप से त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो क्या लड़ाई लड़ेंगे भाई? आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको पहले खुद स्वस्थ होना पड़ेगा। एक्सरसाइज करिए, सुबह उठिए, भगवान का नाम जप करिए, दंड मारिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, व्यसन से दूर रहिए। बहुत सारे लोग इन मुकदमों के होने के बाद में व्यसन करना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? व्यसन क्या है? वो व्यसन, वो एडवोकेट है व्यसन? या क्या आपको शराब क्या करेगी? आपको दारू क्या कर सकती है? बियर क्या करेगी? सिगरेट क्या करेगी? एक लड़का आया मेरे पास, वो एक मिनट बाद हाथ उसके ऐसे काँप रहे हैं चैम्बर में, और नीचे जाते मैंने देखा, मैंने देखना भाई क्या कर रहा है। नीचे जाके देखा तो सिगरेट पी रहा है बार बार। मैंने उससे पूछा ऊपर आके, मैंने कहा क्यों पी रहा भैया? बोला सर टेंशन होती है। तो मैंने कहा ये क्या टेंशन की दवाई है? ये तो और ज़्यादा देर को ख़त्म कर देगी। तो व्यसनों से दूर रहिए, मजबूत बनाइए अपने आप को फिजिकली जितना मजबूत बनोगे ना, उतना मानसिक रूप से मजबूत बनोगे, और जितना मानसिक रूप से मजबूत बनोगे उतना आप इन मुकदमों से लड़ सकोगे। रही बात मेरे से रीच आउट करने की, तो पहले खुद से रीच आउट होइए। आपको पहले खुद को पहचानना होगा कि आप भगवान के अंश हैं। आप भगवान के अंश हैं। भगवान ने आपको यहाँ पे कुत्ते बिल्ली पशुओं की जिंदगी बना के नहीं भेजी। आपको भगवान ने मनुष्य रूप दे के भेजा है, वो मनुष्य रूप जो कुछ भी कर सकता है। घबराएं नहीं। मैं और जो ये पॉडकास्ट को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं निशांत जी, ये आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, और ईश्वर आपके साथ है। निर्दोष लोगों के साथ हम हैं, दोषी के साथ हम नहीं हैं। महिलाएं कई बार मेरे को मैसेज करती हैं कि सर आप केवल पुरुषों का ही पक्ष क्यों लेते हैं? तो मेरी बहनों, मैं आपको भी बता देता हूं कि केवल पुरुषों का नहीं, ये आपके लिए भी है। यदि आप किसी प्रकार से कोई त्रस्त हैं, कोई परेशान हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत है, तो आप आइए, हमारे पास आइए। जिस तरीके से पुरुषों की सहायता हो रही है, आपकी भी इसी तरीके से सहायता की जाएगी। किसी भी तरीके से आपके बीच में कोई ऐसी दीवार नहीं खींची जाएगी कि ये पुरुष है तो इसको ज़्यादा और महिला को ज़्यादा, इस कम, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। सो हो सकता है कि ये आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो आपके लिए, ऑडियंस के लिए, लेकिन इस पर बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज जो हम केसेस देख रहे हैं, आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि पुरुषों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमने इस पर बात करी। और परीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक्स, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।